जय हिंद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, ये बीपीएससी टीचर में खास करके आधुनिक भारत से पूछा जाता है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास ऐसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 तक है, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास, चलिए, बीपीएससी टीचर में अधिकांशतः ये पूछता है। देखिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। भारत आगमन कब हुआ वास्को डी गामा का? 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन। स्थानीय शासक था वहां कालीकट का। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का मतलब पुर्तगाली के तरफ से प्रथम भारत में, मतलब भारत में प्रथम कौन वहाँ का वायसराय मतलब पुर्तगाल का भारत में नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। देखिए, भारत में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस की प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय किसको? ये पुर्तगाली को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब? 1556 में गोवा में की गई। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है? अल्बुकर्क को। ये डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच जो है भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का। डच जो है भारत में किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का। देखिए, विभिन्न देशों का खोज करता है। जैसे ये देश है, ये खोज करता है। जैसे भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा। भारत का खोज वास्को डी गामा किया था। अमेरिका का खोज कोलंबस किया था। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अमेरिका के खोज कोलंबस किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? कैप्टन जेम्स कुक। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक। भारत का खोज वास्को डी गामा, अमेरिका का कोलंबस, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जेम्स कुक। और तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तस्मान किया था। केप ऑफ गुड होप या दक्षिण अफ्रीका, इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। दक्षिण अफ्रीका का खोज किसने किया था? बर्थलोमियो डियाज किया था। हिंद महासागर में व्यापार की नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति
किसने लागू की? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नील जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। किस वायसराय को किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आमेडा काफिलापति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आमेडा काफिलापति प्रारंभ की थी। देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड का। वर्तमान में डच हॉलैंड का नाम है नीदरलैंड्स। देखिए, भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको इस्तादो द इंडिया एस्तादो द इंडिया कहते। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। कौन सा देश से? पुर्तगाल से। ये कब स्थापना किया था? भारत में अपना फैक्ट्री 1498 में। भारत में कहाँ पर किया था? कोचीन में किया था, कोची में। देखो, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ब्रिटेन देश से थे। 1600 ईस्वी में सूरत में अपना कंपनी स्थापित किए थे, 1600 ईस्वी में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये कौन से देश से थे? हॉलैंड। ठीक है। यह स्थापना अपना भारत में कब किए थे? 1602 में मछलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापना किए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क के थे, डेनमार्क। ये अपना कंपनी स्थापित किया था 1616 ईस्वी में त्रावणकोर में। ऐसे त्रैंकोबार भी कहते थे, इसको त्रावणकोर कहते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है, फ्रांस के थे। 1664 में सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम, यूरोपीय व्यापारी जो थे भारत आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया और भारत से सबसे अंत में 1961 में भी यहीं गया था। ठीक है। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? डचों ने। कहता वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच व अंग्रेज। देखो, बेदरा का युद्ध, देखिए, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, यूरोपीय शक्तियों मध्य लड़ा गया था, डच और अंग्रेज के बीच।
कहता वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। अब वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? दोनों यूरोपीय शक्तियां था डच और अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में, प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियार। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फर्रुखसियार। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा था जो चार्ल्स द्वितीय था। इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था 1661 में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? बिहार था। सोरा और अफीम। देखिए, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। देखिए, शहर और संस्थापक कलकत्ता के संस्थापक कौन था? कलकत्ता उच्च न्यायालय के संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक। मद्रास के कौन था संस्थापक? फ्रांसिस डे।
नई दिल्ली के संस्थापक कौन था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली का कौन था? एडविन लुटियंस है हर्बर्ट बेकर। कलकत्ता का जॉब चरनॉक था। मद्रास का कौन था? फ्रांसिस डे था। नई दिल्ली का कौन था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और बम्बई का संस्थापक कौन था? गेराल्ड अग्नियार। बम्बई का कौन था? गेराल्ड अग्नियार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत, 1668 ईस्वी में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में, 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहला बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, फ्रांस के ये गवर्नर थे डुप्ले ने, पहला बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी द्वारा, फ्रांस के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। वाडिवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वाडिवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वाडिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अंग्रेज फ्रांस को पराजित कर दिया था वाडिवास के युद्ध में। अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था वाडिवास का युद्ध, 1760 में हुआ था और अंग्रेज ने पराजित कर दिया था फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल की संधि हुआ भी था तो 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सापेल की संधि 1748 में। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? अल्बुकर। अल्बुकर। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? अल्बुकर थे। अब आ जाइए कर्नाटक युद्ध। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध
प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48। 1746 से 48 में। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। संधि कौन सा हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बेरी संधि का हुआ था एक्सला सपेल की संधि 1748 ईस्वी में। परिणाम क्या निकला? अनिर्णित। परिणाम अनिर्णित निकला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कितने वर्ष? प्रथम का समाप्त 3 वर्ष हुआ। प्रथम देखिए, गड़बड़ लग रहा है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1 वर्ष बाद 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध संधि कौन हुआ था? पांडिचेरी की संधि 1755 में, ब्रिटेन के मजबूत स्थिति में परिणाम निकला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में हुआ था। 1756 से 63 में। प्रमुख कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। संधि कौन हुआ? पेरिस की संधि 1763 में। परिणाम क्या? फ्रांस की पराजय हुई थी। फ्रांस की पराजय हुई थी। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। अब क्वेश्चन देखिए कौ तरीका से बनेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो ये बनेगा 1746 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध बनेगा 1749 से 54 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध के मेरी कौन सी संधि हुई थी? एक्सला सपेल की संधि 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के मेरी कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध के मेरी कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि 1763 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। देखिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां, 1717 से 1727 ईस्वी। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। बंगाल की किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना, जो यूरोप के थे उसका तुलना मधुमक्खी से किया था? अलीवर्दी खां। बीस जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला। तो अब क्वेश्चन आएगा, ब्लैक होल की घटना कब घटा था? 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना कब घटा था? 20 जून 1756 को। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जैसे ब्लैक होल की घटना कब घटा था? 20 जून 1756 को। प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? बंगाल के जब ब्लैक होल की घटना घटा था उस समय बंगाल का नवाब, कौन सा नवाब का शासनकाल था? सिराजुद्दौला का। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? कलायू एवं सिराजुद्दौला के मध्य, ठीक है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? कलायू और सिराजुद्दौला के मध्य। भारतवर्ष से ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहला बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को नींव रखी थी।
देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटेन के साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहला बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने युद्ध में विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के पश्चात मतलब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद कौन था बंगाल का नवाब? मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? 1760 में मीर जाफर को हटा दिया गया तो बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? मीर कासिम को। देखिए, वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। फिर प्रमुख घटना उनकी तिथि है। देखिए, कौन सी घटना कब घटी और तिथि क्या है? देखिए, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि कब हुआ था? 1773 में। बनारस की संधि कब हुआ था? 1773 में। बनारस की संधि 1773 में। इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। फिर 4 दिन के बाद ही इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को। देखिए, वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। देखिए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम
अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुल्क सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना की पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। देखिए, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। कहता बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा कलाइयों के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि कलाइयों तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुई? किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल के दैत्य शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? तो गवर्नर ड्रेक। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। ठीक है, राज्य स्थापना काल और संस्थापक। देखा, बंगाल के संस्थापक उत्तर मुगलकालीन राज्यों में। ठीक है, बंगाल के संस्थापक स्थापना 1717 से 1727 काल रहे स्थापना काल। संस्थापक बंगाल का मुर्शिद कुली खा रहे। हैदराबाद 1724। संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खा। निजाम उल मुल्क का नाम रहा चिनकिलिच खा। भरतपुर 18वीं सदी में चूड़ामन एवं बदन सिंह। भरतपुर के संस्थापक था चूड़ामन एवं बदन सिंह 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में सआदत उल्ला खा। अवध 1722 से 24 ईस्वी में। अवध के संस्थापक सआदत खा, इसी का बुरहान उल मुल्क नाम था। जयपुर के स्थापना 18वीं शताब्दी में। जयपुर का संस्थापक कौन था? सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान के संस्थापक कौन था? मोहम्मद खा बंगस। रुहेला पठान 18वीं शताब्दी में स्थापना हुआ। इसका संस्थापक था मोहम्मद खा बंगस। मैसूर के 18वीं शताब्दी में। मैसूर के संस्थापक था हैदर अली। मैसूर का संस्थापक कौन था? हैदर अली था। 18वीं शताब्दी में मैसूर का स्थापना भी हुआ था। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। आज ये सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है? शुकर चकिया। महाराणा रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है? शुकर चकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर में थी।
महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1846 में। महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो खड़ग सिंह। खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़ग सिंह। और सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। दलीप सिंह। महत्वपूर्ण संधि है। देखिए, पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। बड़गांव की संधि कब हुआ था? 1779 में। बड़गांव की संधि कब हुआ था? 1779 में। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। बड़गांव की संधि कब हुआ था? 1779 में। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। सालाबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में। फिर से देखिए, पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। बड़गांव की संधि कब हुआ था? 1779 में। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जौन था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में था? लॉर्ड डलहौजी के। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध के अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गॉफ के। वर्ष 1849 में हुई ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड डलहौजी। 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? भंगी मिसल। भंगी मिसल। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? तो भंगी मिसल। देखिए आंगल मैसूर युद्ध। देखिए प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी तक। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 तक, 2 वर्ष तक चला था। देखिए प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। मैसूर शासक था हैदर अली। 1767 से 69 के समय में मैसूर शासक था हैदर अली। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेरेलस्ट। ठीक है। संधि हुआ था मद्रास की संधि 1769 में। विशेष हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। मैसूर का शासक था हैदर अली। बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड ब्रेलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर युद्ध 1780-84 में हुआ था। मैसूर शासक था हैदर अली। द्वितीय विश्व आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। संधि कौन था? मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था। मंगलौर की संधि कब हुआ था? 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विशेष क्या थी? हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। हैदर अली की मृत्यु के देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली का मृत्यु हो गया था। उसका विशेषता था हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92 में। मैसूर शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। संधि कौन? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। विशेष क्या था? टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेलेजली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेलेजली था। संधि कौन? मैसूर सहायक संधि हुआ था। मैसूर सहायक संधि हुआ था। अब विशेष क्या था? टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वडियार वंश की स्थापना। अंग्रेज ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। ये देखिए क्वेश्चन कहता सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य की महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकर्मा ने नेपोलियन से की। ब्रिटिश राजनीति
ब्रिटिश राजनीति एवं प्रशासनिक नीति है। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। बंगाल में दैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में दैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में दैध शासन लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने दैध शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। देखो, बंगाल का दैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और किसके द्वारा समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में समाप्त किया गया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। वारेन हेस्टिंग्स के देखिए, पहला देखिए, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। देखिए, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है। भारत में पुलिस सेवाएं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग एवं वर्ष एवं गवर्नर जनरल। एचिंसन आयोग वर्ष 1886 में। गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। एचिंसन आयोग वर्ष 1886 लॉर्ड डफरिन। एचिंसन आयोग 1886 लॉर्ड डफरिन कार्यकाल। इर्सलिंगटन आयोग 1912। गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भू सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। 1798 में। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल थे। डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल थे। 1848 से 1856 तक। देखिए, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेज के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। राज्य हड़प नीति में कहा गया है राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेज के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरम रिपोर्ट। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरम रिपोर्ट। देखिए, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। देखिए, सतारा 1848 में। सतारा कब? 1848 में। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। देखिए, सतारा को कब? 1848 में। जैतपुर 1849। संभलपुर 1849। संभलपुर और जैतपुर 1849 और सतारा 1848। संभलपुर 1849 और जैतपुर 1849। देखिए, बघाट 1850। बघाट 1850। उदयपुर 1852। झांसी 1853। नागपुर 1854। अवध 1856। किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्राप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर एवं हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। 1880। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग, जो 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग था, स्ट्रेची आयोग। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे मानता है? लॉर्ड रिपन को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्र पर अधिकार। देखिए, नेपाल में 1816 में गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। देखिए, ब्रिटिश में विभिन्न क्षेत्र पर अधिकार था। नेपालों में अधिकार था 1816 में। उस समय मतलब
गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है। सिंध पर 1843 में, सिंध पर 1843 में उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड एलनबरो। भूटान पर कब? 1865 में। 1865 वायसराय था लॉर्ड लॉरेंस 1865 में लॉर्ड लॉरेंस था। अब बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन था। 1885 लॉर्ड डफरिन। भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस। सिंध 1843 लॉर्ड एलनबरो। नेपाल 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।